आज हम NISM 15 सीरीज का फोर्थ चैप्टर डिस्कस करेंगे। चैप्टर का नाम है फंडामेंटल्स ऑफ रिसर्च। बेसिकली हमें रिसर्च करते हुए किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, क्या क्या फंडामेंटल पैरामीटर्स होते हैं जिनके बेसिस पर हम रिसर्च करते हैं। इसकी एग्जाम में वेटेज 5 मार्क्स की है। सबसे पहले आपका आता है कि इन्वेस्टिंग होती क्या है। जैसे हमने कोई इनकम अर्न की, उसके बाद हमने हमारे कुछ खर्चे कर दिए, तो जो पैसा हमारे पास बच गया वो हमारी क्या है, सेविंग्स है। बेसिकली इसको हम बैंक अकाउंट में रखते हैं। फिर उसके बाद अगर हम इस मनी को कहीं पर लगा दें जिससे कि हमें कुछ रिटर्न मिल जाए, जिससे हमें कुछ एक्स्ट्रा इनकम मिल जाए, तो उसे क्या कहेंगे, इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट का मीनिंग हुआ कि हमने अपनी सेविंग्स को कहीं पर पार्क कर दिया ताकि हमें कुछ रिटर्न मिल सके। हम किसी ऐसे असेट में लगाएं कि उस असेट की वैल्यू ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम इंक्रीज हो जाए। जैसे हमने कोई प्रॉपर्टी खरीद ली, उसका प्राइस इंक्रीज हो जाए। हमने स्टॉक मार्केट में लगा दिया तो स्टॉक का प्राइस इंक्रीज हो जाए। तो इन्वेस्टमेंट के टाइम पर हमारा पर्पस क्या होता है कि हमने जिस असेट में इन्वेस्ट किया उसकी वैल्यू बढ़े और हमें कुछ रिटर्न मिले। अब आप अपनी असेट की वैल्यू को इंक्रीज कैसे कर सकते हो? दो तरीकों से कर सकते हो। पहला क्या है कि जो भी असेट से आपके कैश फ्लो आ रहे हैं, आपको जो भी अर्निंग होनी है, आप उसको इंक्रीज कर दो बिना रिस्क को इंक्रीज किए। सेकंड क्या है कि आपकी कैश फ्लो, जो भी इनकम वगैरह आ रही है वो सेम रहे, लेकिन आपका रिस्क डिक्रीज हो जाए। ये दोनों ही तरीकों से आपके असेट की वैल्यू इंक्रीज हो जाती है। आइदर आप रिटर्न को इंक्रीज कर दो, फिर अर्निंग को इंक्रीज कर दो, या फिर अपने रिस्क को डिक्रीज कर दो। हमेशा जब रिटर्न देखी जाती है तो रिस्क को एडजस्ट करने के बाद रिटर्न देखी जाती है। जनरली माना जाता है हायर द रिस्क हायर द रिटर्न। अगर आप रिस्क को कम कर रहे हो और रिटर्न आपकी फिर भी सेम रह रही है, जैसे मान लो 10% रिटर्न रह रही है पर आपने रिस्क को जीरो कर दिया, तो ओवरऑल आपके सेट की वैल्यू इंक्रीज हो रही है। जैसे अगर कंपनी के केस में बात करूं, कंपनी दो तरीके से फाइनेंस करती है, इक्विटी और लोन। यानी कि शेयर्स देकर, इन्वेस्टर को शेयर्स देकर, दूसरा इन्वेस्टर से लोन लेकर, जिसे हम कहते हैं डेट। अगर कंपनी अपने डेट को जीरो कर दे तो उसका रिस्क कम हो रहा है। क्यों? क्योंकि हमें डेट की इंटरेस्ट पेमेंट पीरियोडिकली करनी पड़ती है, जबकि इक्विटी के केस में ऐसा नहीं है। इक्विटी के केस में इन्वेस्टर चाहता है कि उसे ग्रोथ हो, लेकिन उसकी पीरियोडिक इनकम की एक्सपेक्टेशन नहीं होती है। तो अगर कंपनी डेट फ्री हो जाए, जो भी लोन इन्वेस्टर से लिया हुआ है वो वापस कर दे, तो कंपनी का रिस्क कम हो जाएगा। अब इन्वेस्टमेंट आपकी दो टाइप से हो सकती है, एक एक्टिव इन्वेस्टिंग, एक पैसिव इन्वेस्टिंग। एक्टिव इन्वेस्टिंग में आप क्या करते हो, आप कंटिन्यूअसली स्टॉक को बाय और सेल करते हो। बेसिकली आप स्टॉक की कंटिन्यूअस रिसर्च करते रहते हो, अपने पोर्टफोलियो को ट्रैक करते रहते हो, उसमें से अच्छे शेयर डालते रहते हो, खराब शेयर निकालते रहते हो। इसमें आप एक्टिवली रिसर्च करते हो, एक्टिवली इन्वेस्ट करते हो। कई बार स्टॉक को बाय करोगे, कई बार स्टॉक को सेल करोगे। इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि जो भी मार्केट में रिटर्न आ रहा है, या फिर कोई इंडेक्स है जैसे सेंसेक्स है, निफ्टी है, उसकी रिटर्न को बीट करना, उससे ज्यादा रिटर्न को अचीव करना। इसके लिए आप ज्यादा ट्रांजेक्शन करते हो, क्योंकि आप एक्टिवली बाय और सेल कर रहे हो, तो आपको ट्रांजेक्शन ज्यादा करनी पड़ेगी और इसमें एफर्ट भी ज्यादा लगेगा, आपको कंटिन्यूअस रिसर्च करनी पड़ेगी। पैसिव इन्वेस्टिंग में क्या होता है, आप किसी असेट क्लास में इन्वेस्ट कर देते हो। जैसे मान लो आपने सेंसेक्स के स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर दिया, सेंसेक्स के 30 स्टॉक्स हैं, उन सब में आपने इक्वली इन्वेस्ट कर दिया। या फिर निफ्टी 50 के 50 स्टॉक्स हैं, उसमें इन्वेस्ट कर दिया। बेसिकली एक ब्रॉडर असेट क्लास में इन्वेस्ट कर दिया। जो भी प्रोपोर्शन उस इंडेक्स में है, उसी प्रोपोर्शन में आपने स्टॉक्स को इन्वेस्ट कर दिया। आपने इसमें कोई रिसर्च नहीं करी, सिंपली जो इंडेक्स था उसको रेप्लिकेट कर दिया। तो इसका एम भी क्या होगा, जो इंडेक्स रिटर्न आ रही है, ब्रॉडर असेट क्लास की रिटर्न आ रही है, हम उसको मैच कर पाए। इसमें ट्रांजैक्शन भी लेस होगी और लेस एफर्ट लगेगा, हमें ज्यादा रिसर्च नहीं करनी पड़ी, हमने किसी चीज को कॉपी किया है। अब एक इंपॉर्टेंट टर्म आती है स्पेक्यूलेशन। स्पेक्यूलेशन क्या होता है, बेसिकली आप इमोशन के बेस पर, किसी न्यूज के बेस पर, किसी टिप के बेस पर ट्रेड करते हो, तो वो स्पेक्यूलेशन में आता है। इसमें आपका मेन एम क्या होता है कि जल्दी से जल्दी थोड़े से टाइम में मैं प्रॉफिट कमा लूं। इसमें आप एक्सटेंसिव रिसर्च नहीं करते हो, स्टॉक को रिसर्च के बेस पर बाय नहीं करते हो। मुझे लग रहा है कि ये स्टॉक चढ़ेगा तो मैं बाय कर लूं, मुझे लग रहा है कि ये स्टॉक गिरेगा तो मैं सेल कर दूं। मैं इमोशन के बेस पर, या किसी फ्रेंड ने बोल दिया कि ये स्टॉक अच्छा है खरीद ले तू, मैंने न्यूज के बेस पर या कोई टिप के बेस पर ट्रेड कर लिया, मैंने मेरा प्रॉफिट का है। इसके बाद दो टर्म आती है, इनसाइडर इंफॉर्मेशन और मोज़ेक एनालिसिस। हमने चैप्टर 1 में भी देखा था कि इनसाइडर इंफॉर्मेशन गेट करना और इनसाइडर ट्रेडिंग अलाउड नहीं होती। यहाँ पर एक एक्स्ट्रा टर्म आई है, मोज़ेक एनालिसिस, जो कि अलाउड होता है। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है? इनसाइडर इंफॉर्मेशन तो हमने ऑलरेडी चैप्टर 1 में देखी थी। ऐसी कोई भी प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन जो कि अभी पब्लिक डोमेन में नहीं है। प्राइस सेंसिटिव का मतलब क्या हुआ कि जिस इंफॉर्मेशन को अगर पब्लिक कर दिया जाए आज,
तो स्टॉक का प्राइस मूव करेगा, अप साइड में या डाउन साइड में मूव करेगा। और अगर आप इस इंफॉर्मेशन के बेस पर ट्रेड करते हो तो वो इनसाइडर ट्रेडिंग कहलाती है, जो कि अलाउड नहीं है। इसका एग्जांपल क्या हो सकता है? जैसे मान लो एक कंपनी किसी दूसरी कंपनी को एक्वायर करने वाली है, उसको खरीदने वाली है, लेकिन ये इन्फॉर्मेशन अभी पब्लिक में नहीं है और सीईओ इस चीज को आपको शेयर कर दे, तो ये क्या हो गई? इनसाइडर इन्फॉर्मेशन हो गई, क्योंकि ये अभी पब्लिक में नहीं है और ये प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है। अब मोज़ेक एनालिसिस क्या होता है? बेसिकली आपने अलग-अलग जगह से कुछ-कुछ इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करी, अलग-अलग सोर्स से कुछ-कुछ इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करी। अगर हम उस इन्फॉर्मेशन को इंडिविजुअल देखते हैं, जैसे एक सोर्स से आपने जो इन्फॉर्मेशन ली, दूसरे सोर्स से जो आपने इन्फॉर्मेशन ली, तीसरे सोर्स से जो आपने इन्फॉर्मेशन ली, अगर हम इन इन्फॉर्मेशन को इंडिविजुअली देखें, तो इनका कोई ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं है। लेकिन जब इनको कंबाइन कर दें, उसके अराउंड हम कोई स्टोरी बना सकते हैं, उसका इम्पैक्ट सिग्निफिकेंट हो सकता है, तो उसे बोलते हैं मोज़ेक एनालिसिस। जैसे मान लो एक कंपनी का एम्प्लॉयी कह रहा है कि आजकल ऑफिस में वर्कलोड ज़्यादा हो गया है। सिमिलरली एक फैक्ट्री का वर्कर बोल रहा है कि आजकल मशीन्स ओवररन कर रही है क्योंकि प्रोडक्शन को इंक्रीज करना है। बेसिकली फैक्ट्री में ज्यादा माल प्रोड्यूस हो रहा है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन क्या है? प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन नहीं है, जनरल इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि वर्कलोड तो जनरली ऑफिस में कभी भी इंक्रीज हो सकता है। इससे हम कोई प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन नहीं निकाल सकते। फैक्ट्री में भी मशीन कई बार ओवररन करती है, कोई एक ऑर्डर आया हुआ है जिसे पूरा करना है टाइमली, तो उसके लिए मशीन ओवररन कर सकती है। तो कोई ज्यादा सिग्निफिकेंट इन्फॉर्मेशन नहीं है। लेकिन इस तरह की छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन को लेकर अगर हम इन्हें कंबाइन करें और हमें लगे कि कंपनी ग्रोथ कर रही है, तो इसे हम क्या कहेंगे? मोज़ेक एनालिसिस। कि इंडिविजुअल इन्फॉर्मेशन का इम्पैक्ट तो कम था, लेकिन हमने इस इन्फॉर्मेशन को कंबाइन किया किसके साथ? कंपनी की जो एनुअल रिपोर्ट्स वगैरह थी उसके साथ कंबाइन किया, तो हमें लग रहा है कि कंपनी ग्रो ज्यादा कर सकती है। तो ये क्या हो गया? मोज़ेक एनालिसिस, और ये अलाउड होता है। अब कौन सी इन्फॉर्मेशन इनसाइडर इन्फॉर्मेशन है, कौन सी नहीं है, इस चीज को लेकर रिसर्च एनालिस्ट को केयरफुल रहना चाहिए। मेनली क्लासिफिकेशन किस बेसिस पर होता है? कि सोर्स क्या है इन्फॉर्मेशन का, टॉप मैनेजमेंट है या कोई नॉर्मल आम आदमी है, फिर रिलायबल कितनी है इन्फॉर्मेशन, और उसका इम्पैक्ट कि आज की डेट में ये इन्फॉर्मेशन अगर पब्लिक हो गई तो स्टॉक के प्राइस पर कितना इम्पैक्ट आएगा। इस बेसिस पर डिसाइड होता है कि ये इनसाइडर इन्फॉर्मेशन में आएगी या नहीं आएगी। अब जब भी आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने जाते हो, किसी कंपनी के स्टॉक में इन्वेस्ट करने जाते हो, तो आप देखते हो कि उसमें कंटिन्यूअस बाय और सेल हो रही है, उसके प्राइस इंक्रीज और डिक्रीज हो रही हैं। तो ऐसा क्यों होता है? इसके लिए मेनली मार्केट में दो हाइपोथेसिस वर्क करते हैं। पहला होता है एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस, सेकंड होता है इनएफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस। एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस क्या कहता है? कि स्टॉक का जो करंट प्राइस है, इसमें सारी की सारी स्टॉक से रिलेटेड इंफॉर्मेशन ऑलरेडी कैप्चर्ड है। इस प्राइस में ऑलरेडी सारी की सारी इंफॉर्मेशन कैप्चर्ड है, और हमें केवल जो चार्ट्स बन रहे हैं, प्राइस के पैटर्न्स बन रहे हैं, उसके बेसिस पर ट्रेड करना चाहिए। इनएफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस क्या कहता है? कि स्टॉक के प्राइस में सारी की सारी इंफॉर्मेशन कैप्चर्ड नहीं है। स्टॉक का प्राइस जो फेयर प्राइस उसका होना चाहिए वो नहीं है। तो अभी मार्केट इनएफिशिएंट है, लेकिन ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम मार्केट अपनी इनएफिशिएंसी को करेक्ट करती है, यानी कि स्टॉक का प्राइस उसके फेयर प्राइस पर आ जाता है। इन्हीं दो हाइपोथेसिस के बेसिस पर हमारे दो टाइप के एनालिसिस होते हैं, फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस। फंडामेंटल एनालिसिस का मेन पर्पस क्या होता है? कि स्टॉक की फेयर वैल्यू को कैलकुलेट करने की कोशिश करना और फिर मार्केट प्राइस से कंपेयर करना और देखना कि हमें स्टॉक को बाय करना चाहिए या फिर सेल करना चाहिए। टेक्निकल एनालिसिस में क्या होता है? ये बोलता है कि स्टॉक के प्राइस में सारी की सारी इंफॉर्मेशन ऑलरेडी प्रेजेंट है, हमें टाइम टू एंट्री, यानी कि स्टॉक का प्राइस कैसे होगा? अप जाएगा, डाउन जाएगा, अप जाएगा, डाउन जाएगा, इस तरह से जाएगा। तो हमें स्टॉक को कब बाय करना चाहिए? लोअर प्राइस पर बाय करो, हायर पर बेच दो, इस तरह से करना चाहिए। तो हमें स्टॉक में किस टाइम पर एंट्री करना है, किस टाइम पर बाय करना है, किस टाइम पर हमें एग्जिट लेना है, सेल करना है, ये हमें चार्ट्स देखकर एनालाइज करना चाहिए कि पास्ट में उसके प्राइसेस कैसे रहे थे, उसमें क्या ट्रेंड चल रहा है, इन सब चीजों को देखकर हमें एनालाइज करना चाहिए। तो फंडामेंटल एनालिसिस का मेन पर्पस क्या है? सिक्योरिटी सिलेक्शन, कि हमें गुड क्वालिटी के स्टॉक्स को परचेज करना है। और टेक्निकल एनालिसिस का पर्पस क्या है? मार्केट टाइमिंग, कि हमें स्टॉक में किस टाइम पर बाय करना है, किस टाइम पर सेल करना है, ये हमें पता करना है। फंडामेंटल एनालिसिस में बेसिकली हम कंपनी की रिपोर्ट्स को स्टडी करते हैं कि कंपनी का बिजनेस कैसा चल रहा है, उसकी एनुअल रिपोर्ट, उसके फाइनेंशियल्स कैसे हैं, इन सबको स्टडी करते हैं। हम इकोनॉमी, इंडस्ट्री और कंपनी, इसका एनालिसिस करते हैं। और इसमें मेनली हमारा पर्पज होता है कि हम लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करें और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी को फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। और ये किस पर बेस्ड होता है? इनएफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस, कि अभी मार्केट में जो प्राइस चल रहा है वो फेयर नहीं है, लेकिन ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम मार्केट अपनी इनएफिशिएंसी को रिमूव करेगा और स्टॉक का फेयर प्राइस आ जाएगा। टेक्निकल एनालिसिस में क्या होता है? हम पास्ट प्राइसेस और कितने वॉल्यूम, कितने ट्रेड्स उसमें हुए हैं, इन सबका एनालाइज करते हैं। फिर सपोर्ट और रेजिस्टेंस, इन टर्म्स को हम आगे देखेंगे कि क्या होती है, इनका एनालिसिस करते हैं। और मेन पर्पस क्या होता है? कि हमारा शॉर्ट टर्म के लिए हमें बाय सेल करना है या फिर इंट्राडे ट्रेडिंग करना है,
हमारा इन्वेस्टमेंट पीरियड शॉर्ट टर्म का होता है और ये एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस पर बेस्ड होता है कि स्टॉक से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन है वो सारी ऑलरेडी कैप्चर्ड है। केवल हमें टेक्निकल्स यानी कि चार्ट्स, प्राइस ट्रेंड्स को देखकर ट्रेड करना चाहिए। अब दोनों फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट भी कर सकते हैं। जैसे फंडामेंटल एनालिसिस में आपने ये देख लिया कि हमें किस स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए, तो उसके बाद आप टेक्निकल एनालिसिस का हेल्प ले सकते हो कि उस स्टॉक में हमें एंट्री किस टाइम पर लेनी चाहिए। बेसिकली जब उसका प्राइस कम चल रहा हो उस टाइम पर एंट्री लो, जब हाई चले तो एग्जिट लो। फंडामेंटल एनालिसिस हमें क्या हेल्प करेगा कि हमें कौन से स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए, हमारा स्टॉक अच्छा हो जाएगा, और उसके बाद उस स्टॉक को किस प्राइस पर बाय करें उसके लिए हम टेक्निकल एनालिसिस की हेल्प ले सकते हैं ताकि हमारा बाय प्राइस भी एफिशिएंट हो जाए। फंडामेंटल एनालिसिस मेनली हम ईआईसी फ्रेमवर्क का यूज करते हैं, इकोनॉमी, इंडस्ट्री, कंपनी। अब जो हमारा है, हम पहले इकोनॉमी को एनालाइज करें, फिर इंडस्ट्री, फिर कंपनी। इस ऑर्डर में जाएंगे तो हमारा क्या हो गया, टॉप टू डाउन। पहले इकोनॉमी देख रहे हैं कि इकोनॉमी में कंडीशन क्या है, फिर उसके अंदर कौन कौन सी इंडस्ट्री ग्रो कर सकती है, फिर हम इंडस्ट्री सिलेक्ट करें उस इंडस्ट्री के अंदर कौन सी कंपनी ग्रो कर सकती है। इस तरह से जाएंगे तो इसे बोलते हैं टॉप डाउन अप्रोच। हम टॉप से गए और नैरो जाते गए। सिमिलरली अगर हम पहले कंपनी सिलेक्ट करें कि हमें इस कंपनी में इन्वेस्ट करना है, फिर देख रहे हैं कि उसकी इंडस्ट्री कैसी है, फिर इंडस्ट्री एनालिसिस कर रहे हैं कि वो इंडस्ट्री ग्रो करेगी या नहीं करेगी। उसके बाद हम इकोनॉमी एनालिसिस कर रहे हैं कि इंडिया की इकोनॉमी ग्रो करेगी या नहीं करेगी। इस तरह से एनालिसिस कर रहे हैं तो इसको बोलेंगे बॉटम अप अप्रोच। पहले कंपनी नैरो, फिर वाइडर इंडस्ट्री, फिर और वाइडर इकोनॉमी। हम नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं। टॉप डाउन अप्रोच से हमें बेनिफिट क्या होता है कि हम अगर कोई खराब सेक्टर है उसमें ज्यादा इन्वेस्ट करने से बच जाते हैं। मिनिमाइजेज द चांसेस ऑफ बीइंग स्टक विद लार्ज एक्सपोजर टू ए पुअर सेक्टर, क्योंकि हम पहले ही अच्छे सेक्टर्स फिल्टर कर लेते हैं और उन्हीं सेक्टर्स की कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं। बॉटम अप अप्रोच से क्या होता है कि हम गुड स्टॉक पिक करते हैं, इवन वो एक ऐसे सेक्टर में हो जो कि इस टाइम पर ज्यादा चल नहीं रहे, इस टाइम पर ज्यादा हॉट नहीं है, ज्यादा ट्रेंड में नहीं है, तो भी हम उस सेक्टर के स्टॉक को पिक कर सकते हैं अगर वो अच्छा स्टॉक है तो। अब फंडामेंटल एनालिसिस का मेन पर्पस क्या होता है कि स्टॉक की इंट्रिंसिक वैल्यू, फेयर वैल्यू को फाइंड आउट करना और फिर उसको मार्केट प्राइस से कंपेयर करना। अगर मार्केट प्राइस इंट्रिंसिक वैल्यू से कम है, यानी कि इंट्रिंसिक वैल्यू फेयर वैल्यू ज्यादा है, तो हमें बाय कर लेना चाहिए, वो स्टॉक अभी अंडर प्राइस्ड है। अगर इक्वल है तो यानी कि फेयरली प्राइस्ड है, हमें कुछ नहीं करना चाहिए, स्टॉक हमारे पास है तो होल्ड कर सकते हैं, एडिशनल हमें इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है। मार्केट प्राइस अगर ज्यादा है इंट्रिंसिक वैल्यू से, फेयर वैल्यू कम है, यानी कि स्टॉक अभी ओवर प्राइस्ड है, तो हमारे पास है तो हमें सेल कर देना चाहिए। अब टेक्निकल एनालिसिस में क्या करते हैं, हम मार्केट को टाइम करने की कोशिश करते हैं कि किस टाइम पर हमें बाय करना है, किस टाइम पर सेल करना है। इसके लिए हम चार्ट्स देखते हैं, इस टाइप से चार्ट्स होते हैं, इसमें हम पैटर्न्स फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। जैसे यहाँ पर कंपनी का प्राइस कम है, यहाँ पर बाय कर दो, यहाँ पर कंपनी का टॉप आया तो यहाँ पर हम सेल कर सकते हैं। फिर अगेन थोड़े टाइम तक प्राइस ऐसे रहा, फिर नीचे की तरफ जाने लगा, यानी कि डाउन ट्रेंड आ गया, तो यहाँ पर हमें सेल कर देना चाहिए, यहाँ पर फिर से हम बाय कर सकते हैं क्योंकि इसके बाद हमारा फिर से प्राइस बढ़ रहा है। तो ये क्या हो गया हमारा अप ट्रेंड, जब स्टॉक का प्राइस बढ़ रहा हो तो अप ट्रेंड, जब गिर रहा हो तो डाउन ट्रेंड। अब मेनली टेक्निकल एनालिसिस में हम तीन चीजें देखते हैं। हिस्ट्री ऑफ पास्ट प्राइसेस, स्टॉक के पास्ट में प्राइस कैसे रहे उसके बेसिस पर फ्यूचर के प्राइस को प्रेडिक्ट करने का ट्राई करते हैं। सेकंड, वॉल्यूम ऑफ ट्रेडिंग, कितने शेयर्स का इसमें ट्रेड हो रहा है। टाइम स्पेन, कितने पीरियड का हमने डेटा लिया है। जितने ज्यादा पीरियड का डेटा लेंगे उतना ज्यादा बेनिफिशियल होगा। जितनी ज्यादा वॉल्यूम होगी वो इंडिकेट क्या करेगी कि हमारा ट्रेंड स्ट्रेंथ है, यानी ट्रेंड में कुछ दम है। इसके अलावा हमारे कुछ रूल्स एंड इंडिकेटर्स होते हैं। जैसे ये वाला जो चार्ट है हमारा, ये क्या है, ट्रेंड लाइन एनालिसिस, कि किस डायरेक्शन में हमारा प्राइस जा रहा है। जैसे यहाँ पर अप ट्रेंड में जा रहा है, यहाँ पर साइडवेज चल रहा है, यहाँ पर हमारा डाउन ट्रेंड में जा रहा है, फिर से अप ट्रेंड में जा रहा है। इस तरह से हम एनालाइज कर सकते हैं। फिर इसके अलावा क्या होता है, मूविंग एवरेजेस, 5 डे, 10 डे, 30 डे, 50 डे, 100 डे, 200 डे मूविंग एवरेजेस। बेसिकली हमने पहले 5 डेज का एवरेज लिया, फिर नेक्स्ट 5 डेज का एवरेज लिया, फिर नेक्स्ट 5 डेज का, फिर नेक्स्ट 5 डेज का, फिर उसको चार्ट पर प्लॉट किया और फिर उसका एनालिसिस किया। ऐसा हम क्यों करते हैं, क्योंकि स्टॉक के प्राइस डेली बहुत फ्लक्चुएट होते हैं, एक दिन ऊपर चढ़ रहा है, एक दिन गिर रहा है, एक दिन ऊपर चढ़ रहा है, एक दिन गिर रहा है। तो डेली फ्लक्चुएशन को इफेक्ट को नेगेट करने के लिए हम मूविंग एवरेजेस का यूज कर रहे हैं कि हम ज्यादा लॉन्गर पीरियड की एवरेज लेंगे तो उससे हमारा ग्राफ थोड़ा सा स्मूथ आएगा और हमें एग्जैक्ट पैटर्न का पता चलेगा। अब हमारी दो इंपॉर्टेंट टर्म आती है, सपोर्ट, रेजिस्टेंस। सपोर्ट क्या होता है, ऐसा स्टॉक का प्राइस जहां पर आकर अचानक से बायर उसमें आ जाते हैं और स्टॉक के प्राइस को अप ट्रेंड में ले जाते हैं। जैसे यहाँ पर देखो, स्टॉक का प्राइस ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर, फिर नीचे, इस तरह से चलता रहेगा। लेकिन इस पॉइंट पर आकर अचानक से बायर आ जाते हैं और यहाँ से स्टॉक का प्राइस ऊपर चढ़ने लगता है। रेजिस्टेंस लेवल क्या है, वो पॉइंट जहां पर अचानक से खूब सारे सेलर आ जाते हैं और उससे ऊपर प्राइस को बढ़ने नहीं देते, वहां से प्राइस अगेन नीचे की तरफ जाने लगता है। जैसा अगर इस चार्ट में देखें,
यहाँ से बार बार प्राइस बढ़ रहा है तो ये क्या हो गया, सपोर्ट हो गया। यहाँ पर प्राइस बार बार गिर रहा है तो ये रेजिस्टेंस हो गया। इस पॉइंट पर आकर हमारा रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ। अब रेजिस्टेंस ब्रेक होता है तो स्टॉक का प्राइस जनरली अगले रेजिस्टेंस लेवल तक मूव करता है। हमारे मल्टीपल रेजिस्टेंस के लेवल हो सकते हैं, मल्टीपल सपोर्ट के लेवल हो सकते हैं। जैसे ये भी सपोर्ट है, ये भी यहाँ पर सपोर्ट है, ये हमारा रेजिस्टेंस है, ये हमारा रेजिस्टेंस है। तो जब हमारा रेजिस्टेंस ब्रेक होता है तो जनरली स्टॉक का प्राइस नेक्स्ट रेजिस्टेंस तक राइज करता है। और जब हमारा सपोर्ट ब्रेक होता है, जैसे यहाँ पर मान लो सपोर्ट ब्रेक हो जाए, तो जनरली स्टॉक का प्राइस नेक्स्ट सपोर्ट लेवल तक फॉल करता है। उनका यूज क्या होता है, जब भी स्टॉक का प्राइस सपोर्ट के आसपास हो तो हमें बाय करना चाहिए, रेजिस्टेंस के आसपास हो तो हमें सेल करना चाहिए। इसके साथ जब हमारा रेजिस्टेंस ब्रेक होगा तो जनरली स्टॉक का प्राइस नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल तक राइज करेगा, स्टॉक अप ट्रेंड में जाएगा। और जब हमारा सपोर्ट ब्रेक होगा तो जनरली स्टॉक नेक्स्ट सपोर्ट लेवल तक फॉल करेगा, हमारा स्टॉक डाउन ट्रेंड में जाएगा। अब इसके अलावा हमें किन और चीजों का ध्यान रखना चाहिए जिस पर से एक एमसीक्यू क्वेश्चन आ सकता है। सबसे पहला पॉइंट है, सिक्योरिटी प्राइसेस गो अवे फ्रॉम देयर फेयर वैल्यूज आइदर अपसाइड और डाउनसाइड बिकॉज ऑफ द फियर एंड ग्रीड बिहेवियरल बाइसेस ऑफ द मार्केट पार्टिसिपेंट्स। स्टॉक के प्राइसेस जो मूव कर रहे हैं, चाहे ऊपर की तरफ जा रहा है चाहे नीचे की तरफ जा रहा है, डेली जो ट्रेडिंग हो रही है वो किस वजह से हो रही है, क्योंकि इन्वेस्टर के बिहेवियरल बाइसेस अलग है। हर एक इन्वेस्टर अलग है। इन्वेस्टर स्टॉक बेच रहा है यानी कि उसे डर है कि कहीं स्टॉक गिर ना जाए, उसे फियर है। और इन्वेस्टर बाय कर रहा है यानी कि उसे लग रहा है कि स्टॉक का प्राइस ऊपर की तरफ जा सकता है। तो फियर एंड ग्रीड की वजह से स्टॉक में ट्रेडिंग होती है। सेकंड पॉइंट है, क्वांटिटेटिव अप्रोच कैन बी यूज फॉर बोथ टेक्निकल एंड फंडामेंटल एनालिसिस। क्वांटिटेटिव अप्रोच क्या हुआ कि जो भी हमारी थ्योरी है उसके साथ हम मैथमेटिक्स लगा दे। हमारा कोई मैथमेटिकल मॉडल लगाकर प्राइस को प्रेडिक्ट करने की कोशिश करें तो वो टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस दोनों के लिए वर्क करेगा। फंडामेंटल एनालिसिस में हम क्या कर सकते हैं, कंपनी का पास्ट प्रॉफिट डेटा देख सकते हैं और उसके बेसिस पर फ्यूचर प्रॉफिट को एस्टिमेट कर सकते हैं। टेक्निकल में हम क्या कर सकते हैं, पास्ट प्राइस देख रहे हैं, उसके बेसिस पर फ्यूचर प्राइस को प्रेडिक्ट कर सकते हैं। अब जो क्वालिटेटिव अप्रोच है, क्वालिटेटिव क्या हो गई, जैसे कि मैनेजमेंट कैसी है, वो जनरली फंडामेंटल एनालिसिस के यूज होती है और टेक्निकल एनालिसिस में जनरली यूज नहीं होती। तो क्वांटिटेटिव दोनों में, टेक्निकल और फंडामेंटल दोनों में यूज होती है और क्वालिटेटिव जनरली फंडामेंटल एनालिसिस में यूज होती है। तो फंडामेंटल एनालिसिस केवल क्वांटिटेटिव अप्रोच के बेसिस पर क्यों नहीं किया जा सकता, इसका रीजन है कि जिस बेसिस पर हमने पास्ट के नंबर कैलकुलेट किया है, जो भी हमारी एनुअल रिपोर्ट बन रही है, उस टाइम पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होता है कुछ अलग हो और आज की डेट में भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स अलग हो गए हो, जिससे हमारे नंबर्स अलग आ सकते हैं। इसकी वजह से हम पास्ट डेटा को करंट डेटा से कंपेयर नहीं कर सकते। पास्ट में जो मार्केट कंडीशन थी उसको करंट मार्केट कंडीशन से कंपेयर नहीं कर सकते। इसलिए केवल क्वांटिटेटिव अप्रोच फंडामेंटल एनालिसिस में वर्क नहीं करेगी, हमें क्वालिटेटिव अप्रोच भी देखनी पड़ेगी। इसके साथ हमारे चैप्टर 4 के कंसेप्ट पूरे होते हैं। अब हम इस चैप्टर के एमसीक्यूज देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, स्पेक्यूलेशन इज डैश कॉल्स मेड विद लीवरेज्ड फंड्स अनलाइक इन्वेस्टिंग मनी विच इज ए डैश डिसिप्लिन्ड एक्टिविटी फॉर क्रिएटिंग वेल्थ। पहला ऑप्शन है शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म, सेकंड है लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म, थर्ड है शॉर्ट टर्म, फोर्थ है लॉन्ग टर्म। स्पेक्यूलेशन क्या है, जो कि हम लीवरेज फंड की हेल्प से करते हैं। तो स्पेकुलेशन में हमारा एम क्या होता है कि जल्दी से जल्दी प्रॉफिट कमाना। तो स्पेकुलेशन तो क्या हो गया, शॉर्ट टर्म हो गया। फिर इन्वेस्टिंग मनी विच इज ए डैश डिसिप्लिन, इन्वेस्टिंग में हम क्या देखते हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज देखते हैं। तो इन्वेस्टिंग में लॉन्ग टर्म, स्पेकुलेशन में शॉर्ट टर्म। हमारा ऑप्शन ए, स्पेकुलेशन इज शॉर्ट टर्म कॉल्स मेड विद लीवरेज फंड्स अनलाइक इन्वेस्टिंग मनी विच इज ए लॉन्ग टर्म डिसिप्लिन एक्टिविटी फॉर क्रिएटिंग वेल्थ। ऑप्शन ए। लीवरेज का मीनिंग क्या होता है, जैसे मान लो आपका स्टॉक का प्राइस अभी 100 रुपीज चल रहा है, आपको पूरा का पूरा पैसा अभी ना देना पड़े, केवल उसका कुछ परसेंटेज जैसे 20% ही अभी देना पड़े, तो वो क्या हो गया, लीवरेज हो गया। यानी कि आपके पास अगर 100 रुपीज है तो आप 100 × 5 फाइव टाइम्स ट्रेडिंग कर सकते हो। सेकंड क्वेश्चन है, फंडामेंटल एनालिसिस इंक्लूड्स विच ऑफ द फॉलोइंग, इकोनॉमी एनालिसिस, इंडस्ट्री एनालिसिस, कंपनी एनालिसिस, ऑल ऑफ द अबव। तो फंडामेंटल एनालिसिस हम किसके बेसिस पे करते हैं, ईआईसी फ्रेमवर्क, इकोनॉमी इंडस्ट्री कंपनी, इसलिए ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। थर्ड क्वेश्चन है, द टाइम स्पैन ओवर विच प्राइस एंड वॉल्यूम आर ऑब्जर्व्ड फैक्टर्स इन द इम्पैक्ट ऑफ लॉन्ग टर्म फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस प्राइसेस ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। जो भी हमारा प्राइस और वॉल्यूम का डेटा है वो कितने टाइम का हमारा डेटा है, ये फैक्टर करता है कि स्टॉक के प्राइसेस कैसे मूव करेंगे। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। हमें प्राइसेस देखने हैं, वॉल्यूम देखने हैं, साथ में टाइम स्पैन। जितना ज्यादा टाइम स्पैन होगा, जितना लॉन्ग हमारा टाइम स्पैन होगा, उतना ही हमारा डेटा रिलायबल होगा। फोर्थ क्वेश्चन है, इन टेक्निकल एनालिसिस इम्पैक्ट ऑफ डे टू डे फ्लक्चुएशन इन प्राइसेस इज एन्यूल्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स।
तो डे टू डे फ्लक्चुएशन होता है, उसको रिमूव करने के लिए हम किस चीज का यूज करते हैं? यूजिंग मूविंग एवरेजेस, यूजिंग लिक्विडिटी पैरामीटर अलोंग विद द प्राइसेस, इंक्रीजिंग टाइम पीरियड ऑफ प्राइस चार्ट्स, नन ऑफ द अबव। तो हम मूविंग एवरेजेस का यूज करते हैं, 5, 10, 20, 30 ऐसे कई डेज की एवरेज लेकर फिर उसका चार्ट बनाकर, ताकि डे टू डे फ्लक्चुएशन हमारी रिमूव हो जाए। ऑप्शन ए, यूजिंग मूविंग एवरेजेस। As per technical analysis, the point at which the price of a stock or index peaks is known as dash level। जब स्टॉक का प्राइस पीक पर पहुंच गया, यानी उससे आगे ऊपर नहीं जा रहा, उससे वहीं रह रहा है या फिर वापस आ रहा है, तो उसे क्या कहेंगे? 52 वीक हाई, वीकली हाई, सपोर्ट, रेजिस्टेंस। तो उसे कहते हैं रेजिस्टेंस, कि ऐसा पॉइंट जहां पर सेलर आ जाते हैं, सेलर एक्टिव हो जाते हैं, उस पॉइंट से आगे बढ़ने में उसे दिक्कत आती है, तो उसे कहते हैं रेजिस्टेंस। ऑप्शन डी। A fundamental research analyst will base his recommendation on what basis? फंडामेंटल रिसर्च एनालिस्ट अपनी रिकमेंडेशन को किस चीज पर बेस करेगा? क्वालिटेटिव असेसमेंट ऑफ द बिजनेस, ट्रेंड्स एंड पैटर्न इन हिस्टोरिकल प्राइसेस एंड वॉल्यूम्स, वोलेटिलिटी एंड मोमेंटम इन शेयर प्राइसेस, असेसमेंट ऑफ फेयर वैल्यू ऑफ द कंपनी शेयर्स। फंडामेंटल एनालिसिस में क्या करते हैं? हम स्टॉक का फेयर प्राइस कैलकुलेट करने का ट्राई करते हैं और फिर उसको मार्केट प्राइस से कंपेयर करते हैं, इसलिए ऑप्शन डी, असेसमेंट ऑफ फेयर वैल्यू ऑफ कंपनी शेयर्स। अगर हमारी फेयर वैल्यू ज्यादा है तो बाय कर लो, अगर फेयर वैल्यू कम है तो सेल कर दो। ऑप्शन ए क्यों रॉन्ग है? क्योंकि क्वालिटेटिव के साथ साथ हम क्वांटिटेटिव एनालिसिस भी करते हैं। फंडामेंटल रिसर्च में हम दोनों चीजें करते हैं। ट्रेंड्स एंड पैटर्न्स, वोलेटिलिटी एंड मोमेंटम, ये किसमें यूज होता है? टेक्निकल एनालिसिस में, इसलिए बी और सी भी रॉन्ग है। सेवंथ क्वेश्चन है, व्हेन द प्राइस ब्रेक्स द रेजिस्टेंस लेवल इट इज लाइकली टू डैश। जब प्राइस रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक कर जाए तो क्या होगा? स्टे देयर फॉर सम मंथ्स, उसी प्राइस पर रहेगा। फॉल डाउन रैपिडली, जल्दी से गिर जाएगा। राइज टू द नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल, अगले रेजिस्टेंस लेवल तक राइज करेगा। डिक्लाइन स्लोली, धीरे धीरे नीचे आएगा। तो जब रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक किया तो स्टॉक का प्राइस नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल तक जाता है। ऑप्शन सी, राइज टू द नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल। एट्थ क्वेश्चन है, विच एनालिसिस इज नॉट कंसर्न अबाउट वेदर स्टॉक इज ट्रेडिंग एट इट्स फेयर प्राइस विद रिस्पेक्ट टू इट्स इंट्रिंसिक वैल्यू और नॉट। कौन सा ऐसा एनालिसिस है जिसमें स्टॉक के फेयर प्राइसेस से हमें फर्क नहीं पड़ता? फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस, क्वालिटेटिव, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो टेक्निकल एनालिसिस हमारा चार्ट बेस्ड रहता है, स्टॉक की फेयर वैल्यू क्या है उससे हमें फर्क नहीं पड़ता। ऑप्शन बी, टेक्निकल एनालिसिस। Which element provide important inputs on underlying strength of the trend in technical analysis? टेक्निकल एनालिसिस में जो हमने ट्रेंड फाइंड आउट किया, उसकी स्ट्रेंथ को कौन इंडिकेट करता है? एंटरप्राइज वैल्यू, हिस्टोरिकल प्राइसेस, मार्केट कैपिटलाइजेशन, या फिर वॉल्यूम ऑफ ट्रेडिंग। तो हमारे स्टॉक में कितने ट्रेड्स हो रहे हैं, उसकी वॉल्यूम क्या है, उससे स्ट्रेंथ का पता चलता है। ऑप्शन डी, वॉल्यूम ऑफ ट्रेडिंग। 10th क्वेश्चन है, पैसिव इन्वेस्टिंग मींस डैश। इन्वेस्टिंग इन अल्टरनेट असेट क्लासेस लाइक आर्ट बिटकॉइन, आर्ट बिटकॉइन में इन्वेस्ट करना। इन्वेस्टिंग इन ब्रॉड सेट ऑफ सिक्योरिटीज दैट रिप्रेजेंट एन असेट क्लास, ब्रॉड सेट ऑफ सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करना, जैसे किसी इंडेक्स में इन्वेस्ट करना जो कि एक असेट क्लास को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बाइंग एंड होल्डिंग सम गुड क्वालिटी इक्विटी शेयर्स फॉर लॉन्ग टर्म, लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक में इन्वेस्ट करना। इन्वेस्टिंग इन मैच्योर्ड बिजनेसेस विच आर नॉट अफेक्टेड बाय मार्केट वोलेटिलिटी, मैच्योर्ड बिजनेसेस जो कि मार्केट की डे टू डे फ्लक्चुएशन इफेक्ट नहीं होते, उसमें इन्वेस्ट करना। तो पैसिव इन्वेस्टिंग क्या होती थी? किसी इंडेक्स में ब्रॉड सेट ऑफ सिक्योरिटीज जो कि एक असेट क्लास को रिप्रेजेंट करते हैं, उनमें इन्वेस्ट करना। ऑप्शन बी। 11th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द लिमिटेशन ऑफ ए क्वांटिटेटिव अप्रोच टू फंडामेंटल एनालिसिस करेक्ट? क्वांटिटेटिव एनालिसिस की फंडामेंटल एनालिसिस के टाइम पर क्या लिमिटेशन है, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है? इन्वेस्टिंग हैज वेरी लिमिटेड स्कोप फॉर क्वांटिटेटिव एनालिसिस, इन्वेस्टिंग में क्वांटिटेटिव एनालिसिस का बहुत ही लिमिटेड रोल रहता है। क्वांटिटेटिव अप्रोच कैन नॉट बी यूज टू एनालाइज इकोनॉमी, इकोनॉमी को एनालाइज करने के लिए क्वांटिटेटिव अप्रोच का यूज नहीं कर सकते। चेंजेस इन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, बिजनेस स्ट्रक्चर्स एंड रेगुलेशंस लिमिट द इफेक्टिवनेस ऑफ क्वांटिटेटिव एनालिसिस इन फोरकास्टिंग फ्यूचर। जो भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में चेंज आ गया, बिजनेस स्ट्रक्चर में चेंज आ गया, या फिर रेगुलेशन आ गई, वो क्वांटिटेटिव एनालिसिस की इफेक्टिवनेस को कम कर देता है फ्यूचर को प्रेडिक्ट करने में। नन ऑफ द अबव। तो करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन सी। ये हमने किसमें देखा था? सम अदर की पॉइंट्स में, कि हमारे क्वांटिटेटिव एनालिसिस की इफेक्टिवनेस कम हो जाती है क्योंकि हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम चेंज हो जाते हैं। फ्रॉम द बिलो ऑप्शंस विच वन इज नॉट यूजफुल फॉर टेक्निकल एनालिस्ट? टेक्निकल एनालिस्ट को इनमें से किस चीज की जरूरत नहीं होती? वॉल्यूम इन स्टॉक ट्रेडिंग, जो स्टॉक में वॉल्यूम हो रही है। मैनेजमेंट व्यूज ऑन फ्यूचर प्रोस्पेक्ट, मैनेजमेंट को जो फ्यूचर को लेकर व्यू है। पॉइंट ऑफ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, सपोर्ट और रेजिस्टेंस की।
या फिर स्टॉक प्राइस ट्रेंड, स्टॉक के जो प्राइस के ट्रेंड है, अप ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड है। तो टेक्निकल एनालिसिस को जो मैनेजमेंट का व्यू है, फ्यूचर प्रोस्पेक्ट को लेकर मैनेजमेंट का व्यू है, उससे फर्क नहीं पड़ता। वो किसमें आता है? फंडामेंटल एनालिसिस में आता है। 13 क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई विच ऑफ दिस इंफॉर्मेशन इज इंक्लूडेड इन ए फंडामेंटल रिसर्च रिपोर्ट। कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस ऑफ द फाइनेंशियल परफॉर्मेंसेस ऑफ द कंपनी, comprehensive analysis of short-term volatility in the prices of the stock, comprehensive analysis of volume of company share traded in the market, all of the above। तो फंडामेंटल एनालिसिस में क्या आएगा? कंपनी की फाइनेंशियल रिपोर्ट्स, कंपनी की परफॉर्मेंस कैसी है, इसलिए ऑप्शन ए कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस ऑफ द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी। बी और सी किसमें यूज होंगे? टेक्निकल एनालिसिस में। 14th क्वेश्चन है, क्वांटिटेटिव एनालिसिस इज यूजफुल डैश, ओनली फॉर टेक्निकल एनालिसिस, ओनली फॉर ट्रेडर्स बट नॉट फॉर इन्वेस्टर्स, फॉर बोथ ट्रेडर्स एंड इन्वेस्टर्स, फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स बट नॉट फॉर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स। क्वांटिटेटिव एनालिसिस दोनों फंडामेंटल में भी और टेक्निकल दोनों में यूजफुल हो सकता है। इसलिए ट्रेडर्स जिन्हें शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेड करना है और इन्वेस्टर जिन्हें लॉन्ग टर्म के लिए ट्रेड करना है, दोनों के लिए बेनिफिशियल हो सकता है। ऑप्शन सी फॉर बोथ ट्रेडर्स एंड इन्वेस्टर्स। 15th क्वेश्चन है, एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस प्रोक्लेम्स दैट। एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस क्या कहता है? शेयर प्राइसेस इनकॉर्पोरेट एंड रिफ्लेक्ट ऑल रेलिवेंट इंफॉर्मेशन। शेयर के जो प्राइसेस हैं, उनमें जो भी स्टॉक से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, वो सारी ऑलरेडी कैप्चर्ड है। शेयर प्राइस फॉलो ट्रेंड्स एंड पैटर्न। शेयर के प्राइस ट्रेंड और पैटर्न को फॉलो करते हैं। फ्यूचर प्राइसेस ऑफ शेयर कैन बी डिटरमाइंड बाय पास्ट प्राइस ट्रेंड। पास्ट प्राइस ट्रेंड को देखकर हम फ्यूचर के प्राइस को प्रेडिक्ट कर सकते हैं। A smart and efficient investor will always get an opportunity to exploit discrepancy in the prices of shares। जो स्टॉक के प्राइसेस में डिस्क्रिपेंसी चल रही है, स्मार्ट और एफिशिएंट इन्वेस्टर उसका यूज कर सकता है। एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस क्या कहता है? कि जो भी शेयर का प्राइस है, उसमें उससे रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन ऑलरेडी कैप्चर्ड है। ऑप्शन ए शेयर प्राइस इनकॉर्पोरेट एंड रिफ्लेक्ट ऑल रेलिवेंट इंफॉर्मेशन। लास्ट में आप लोगों के लिए बोनस क्वेश्चन है, जिसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। द मिस प्राइसिंग विच इज फेवरेबल टू इन्वेस्टर इज डैश। जो स्टॉक के प्राइस में मिस प्राइसिंग है, वो इन्वेस्टर को किस टाइम पर फेवरेबल है? अंडर प्राइसिंग, ओवर प्राइसिंग, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ द अबव। जब स्टॉक का प्राइस अंडर प्राइस चल रहा है, फेयर वैल्यू से कम चल रहा है। जब स्टॉक का प्राइस ओवर प्राइस यानी कि फेयर प्राइस से ज्यादा चल रहा है। बोथ ए एंड बी दोनों केसेस में यूजफुल है, नन ऑफ द अबव किसी भी केस में यूजफुल नहीं है। यहाँ पर आपको ध्यान क्या रखना है? इन्वेस्टर के रिस्पेक्ट में पूछा गया है, जो कि लॉन्ग टर्म के लिए अपॉर्चुनिटी देखते हैं। इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। इसके अलावा आपके कुछ भी डाउट हो, आप मुझे पूछ सकते हो। थैंक यू गाइस।